हेलो बच्चों, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं 8th क्लास का चैप्टर नंबर 5 दैट इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो कंजर्वेशन मींस टू प्रोटेक्ट एंड केयर। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना और केयर करना। किसकी केयर करेंगे? प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, कम टू द फर्स्ट टॉपिक, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन होता है वनों का काटना, जंगलों का काटना। डिफाइन कैसे करेंगे? Deforestation is the process of clearing of forest by cutting down the trees and using that land for other purpose। ठीक है, वनों को काटना ताकि उस जगह का हम यूज कर सकें किसी और काम के लिए, उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। नाउ डिफॉरेस्टेशन के दो रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट है नेचुरल कॉज, सेकंड वन इज मैन मेड कॉज। ठीक है, जो नेचुरल कॉज है वो होते हैं नेचर के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट वन इज फॉरेस्ट फायर, जो जंगलों में लगने वाली आग है। ठीक है, सेकंड वन can be landslides, भूस्खलन. Third is disease like fungal disease that destroy the whole forest, that can destroy the whole forest. Clear? And last one is insect attack such as bark beetle. They destroy the complete forest within some days. Okay. Next is man-made cause. So man-made cause are due to cultivation, use of land for cultivation purpose, or building homes and factories, or use of वुड एज फ्यूल। ठीक है, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्यों करते हैं डिफॉरेस्टेशन? क्योंकि उनको जमीन चाहिए खेती करने के लिए। ऑल्सो यूज करते हैं लकड़ी को ईंधन के रूप में, एंड ऑल्सो टू मेक द होम्स एंड फैक्ट्रीज, घर और जो फैक्ट्रीज है उनको बनाने के लिए। ठीक है, तो दीज आर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। देन कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं बच्चों परिणाम। ठीक है, तो जो ये डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस है उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या क्या उसके परिणाम हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस है डिफॉरेस्टेशन का दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। ओके, ग्लोबल वार्मिंग आप बच्चों ने सुन रखा है। ग्लोबल वार्मिंग होता है द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ ग्लोबली। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जो अर्थ है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। अब डिफॉरेस्टेशन का इससे क्या रिलेशन है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज दिस इज सन। ठीक है, ये मान लिया सन है। ओके, यू ऑल नो सन जो है वो रेडिएशन देता है अर्थ के सरफेस पे। ये मान लो अर्थ का सरफेस है। ठीक है, सन से रेडिएशन आई अर्थ के सरफेस पे। अब नाउ जो मैक्सिमम पार्ट है इन सोलर रेडिएशन का दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस। वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, वापस चला जाता है स्पेस में। और ये है अर्थ का एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में होती हैं बहुत सारी गैसेस और एक उनमें से है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर है कि जो रिफ्लेक्टेड बैक रेडिएशन है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ उनको ही एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, अब प्लांट्स यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अपना खाना बनाने के लिए। अब प्लांट्स जब तक कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते रहेंगे उसका जो लेवल है, उसका जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो एक स्टेबल अमाउंट में रहता है। ठीक है, बट अगर प्लांट्स नहीं होंगे, डिफोरेस्टेशन होगी, तो क्या होगा? लेवल ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस एंड दिस इंक्रीज्ड अमाउंट विल एब्जॉर्ब मोर अमाउंट ऑफ द रिफ्लेक्टेड हीट रेडिएशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब ज्यादा जब रिफ्लेक्टेड रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर में ही रहेंगी, स्पेस में नहीं जाएंगी, तो क्या होगा? टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फाइनली इंक्रीज एंड दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, सो ग्लोबल वार्मिंग इज क्लियर। नाउ कम टू द सेकंड कॉन्सिक्वेंस, जो दूसरा परिणाम है डिफॉरेस्टेशन का, दैट इज ड्रॉट। ठीक है, ड्रॉट होता है बच्चों सूखा, और सूखे का डायरेक्ट कनेक्शन है कम वर्षा से, या वर्षा जो है रेन बिल्कुल नहीं होने से। ठीक है, अब जो पेड़ है वो वर्षा लाते हैं। सुना होगा आपने कि जहाँ पे पेड़ ज्यादा है वहां पे बारिश भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब ऐसा इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम चलते हैं प्लांट के लीफ की तरफ। ठीक है, दिस इज द लीफ ऑफ प्लांट। अब प्लांट की लीफ से छोटी छोटी जो वाटर की ड्रॉप्स हैं वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा जाती हैं सराउंडिंग्स में, नेचर में। वहां पे वो बनाती हैं डस्ट पार्टिकल के साथ मिलकर क्लाउड, और फिर होती है आपकी रेन। अब नो प्लांट्स मीन्स लेस क्लाउड फॉर्मेशन, कम बादल बनेंगे तो लेस रेन विल बी देयर, और जब बारिश कम होती है तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है? ड्रॉट। ठीक है, सूखा। ओके, तो सेकंड कंसिक्वेंस हमने स्टडी कर लिया। देन कम टू द थर्ड कंसिक्वेंस दैट इज डेजर्टिफिकेशन। ओके, डेजर्टिफिकेशन होता है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का बनना। किससे? फ्रॉम फर्टाइल सॉइल। जब उपजाऊ जमीन रेगिस्तान में बदल जाती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज डेजर्टिफिकेशन। नाउ अब डेजर्टिफिकेशन
कैसे होगा? अब देखो, डेजर्टिफिकेशन हो गया, जो फर्टाइल सॉइल है उसका खत्म होना। तो सॉइल जो है, ठीक है, उसकी जो टॉप लेयर दैट इज मोस्ट फर्टाइल। ओके, नाउ द प्लांट्स जो है, प्लांट रूट ऑफ प्लांट्स दैट होल्ड द सॉइल पार्टिकल। आप बच्चों ने कभी किसी अपरूटेड प्लांट को, मतलब जो जड़ के साथ उखाड़ा गया पौधा हो, उसको देखा हो, तो उसमें ढेर सारी मिट्टी बाहर निकल के आती है। क्यों? क्योंकि जो रूट्स हैं प्लांट्स की, दे होल्ड द सॉइल पार्टिकल, वो जो मिट्टी है उसको पकड़ के रखती है। अब if there will be no plants, then nobody will hold the soil particle, and with water, okay, that top fertile layer will wash away। जो उपजाऊ जो ऊपर वाली लेयर है वो वॉश अवे हो जाएगी पानी के साथ, और फिर धीरे धीरे that soil will change into desert। This is the process of desertification। Clear? Now fourth one is, जो fourth consequences है, that is flood। Okay, डोंट गेट कंफ्यूज कि डिफॉरेस्टेशन से सूखा भी पड़ रहा है और बाढ़ भी आ रही है। ठीक है, तो अब इसको समझिए, फ्लड कैसे हो सकती है। सो जो प्लांट्स हैं, दे इंक्रीज द इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ वाटर। अब ये वाटर का इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होता है बच्चों? इनफिल्ट्रेशन रेट होता है जो पानी का रिसाव कहाँ पे? इनटू द सॉइल। द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द अंडरग्राउंड सॉइल, दैट इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, एंड देयर स्पीड इज इनफिल्ट्रेशन रेट। अब जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? वो पानी को अलाउ करते हैं, पानी की इनफिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाते हैं। आप फटाफट से जमीन के अंदर जाइए और वाटर टेबल को बढ़ाइए, उसके अमाउंट को बढ़ाइए। अब अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो वाटर विल डू नॉट इजिली फ्लो inside the soil and flow freely on the surface। और अगर ज्यादा बारिश हुई या कहीं से ज्यादा वाटर का अमाउंट आया तो that will become a flood। वो जमीन में जाने की बजाय क्या करेगा? फ्री फ्लो करेगा और रिजल्ट करेगा फ्लड में। so this is the fourth point। now come to the next consequence, that is loss of useful products। fifth क्या परिणाम है इसका? loss of useful products। ओके, आप बच्चों ने बहुत सारे अपने घर में प्रोडक्ट देखे होंगे, लाइक योर वुडन फर्नीचर, आपके डोर्स हैं, आपके जो विंडोज हैं, या बहुत सारी जो वुडन फर्नीचर है वो आपने नोटिस किया है, वो किसका बना है? लकड़ी से। अब ये लकड़ी कहाँ से आती है? फॉरेस्ट से। ठीक है, और सेकंड, बहुत सारी हमारी फूड आइटम्स हैं दैट आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो ये जो यूजफुल प्रोडक्ट हमें मिलते हैं ना फॉरेस्ट से, चाहे वो मेडिसिन के फॉर्म में, दवाइयों की फॉर्म में हो या फर्नीचर की फॉर्म में हो, वो हमें नहीं मिलेंगे। ओके, तो उनका भी क्या हो जाएगा? लॉस। अब आते हैं लास्ट जो इसका कॉन्सिक्वेंस है, दैट इज थ्रेट टू वाइल्ड एनिमल्स। ओके, तो बच्चों जो जंगली जानवर हैं, जो जंगल में रहने वाले जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उनका घर होता है फॉरेस्ट। ठीक है, अगर फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे, डीफॉरेस्ट हो जाएंगे, तो उनका घर भी खत्म हो जाएगा और फाइनली उनका जो सर्वाइवल है उसको भी थ्रेट, ठीक है, उसको भी क्या है? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। दिस इज द कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। अब हमने स्टडी करना है किसके बारे में? वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वाइल्ड लाइफ होती है जो जंगल में जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गया, वो सब वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। ओके, तो इसकी कंजर्वेशन कैसे करनी है उसके अंदर हम बहुत सारी हेडिंग्स को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग आती है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट में। फर्स्ट हेडिंग इज बायोस्फीयर। ओके, तो क्या होता है भाई बायोस्फीयर? बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम और पार्ट ऑफ अर्थ विच सपोर्ट्स लाइफ और वेयर लाइफ एग्जिस्ट। धरती का वो हिस्सा जहाँ पे जीवन है, जो लाइफ को सपोर्ट करता है, दैट इज नोन एज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्लियर? एंड सेकंड आता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है उसका मीनिंग उसके नेम के अंदर ही है। बायो का मतलब होता है लाइफ, लिविंग थिंग्स, एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस, मींस the variety of plants and animals and also microorganisms and their interrelation, उनका आपस में क्या रिलेशन है, and also their relation with their environment। okay, so biodiversity जो है वो क्या हो गया? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म, वो आपस में कैसे डिपेंडेंट है और साथ में उनका क्या रिलेशन है उनके सराउंडिंग के साथ, उस सबको हम स्टडी करते हैं अंडर द टॉपिक बायोडाइवर्सिटी। क्लियर? देन कम टू द नेक्स्ट important topic of this chapter, that is protected areas। okay, so protected areas क्या होते हैं बच्चों? ऐसी जगह जो बनाई जाती है किसके लिए? किसको प्रोटेक्ट करना है हमने? वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को। ठीक है, these are the areas which are made to protect wildlife and forest। तीन मेन प्रोटेक्टेड एरियाज आपके सिलेबस में है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट वन इज बायोस्फीयर,
रिजर्व। क्लियर? फर्स्ट वन का जो नाम है दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर? सेकंड वन आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड थर्ड वन इज नेशनल पार्क। ये आप इस चैप्टर में डिटेल से स्टडी करेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। सो आ जाइए फर्स्ट पे, दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व। अब जो बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर की डेफिनेशन तो हमने कर ली। अब रिजर्व होता है संरक्षित, ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया। सो बायोस्फीयर रिजर्व को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द एरिया विच इज यूज्ड टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ एंड कल्चर एंड ऑल्सो द ensure the sustainable development. Don't get confused. Simple सी definition है, easiest definition है. Biosphere reserve is the place which is used to conserve wildlife and forest along with the conservation of culture and also it ensure the sustainable development. मतलब जो बायोस्फीयर रिजर्व है बच्चों, वो क्या करता है? वो वाइल्ड लाइफ को बचाता है, जंगलों को बचाने का भी एरिया है, और वहाँ पे कल्चर इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, मतलब वहाँ पे ह्यूमन बींग्स भी रहेंगे, ठीक है, एंड ऑल्सो इंश्योर करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है, ये क्या होती है? ह्यूमन बीइंग की ऐसी डेवलपमेंट जिसमें हम यूज तो करते हैं नेचर के रिसोर्सेज को, बट उनको कोई नुकसान हमने नहीं पहुंचाना, ठीक है, ऐसी डेवलपमेंट जिसमें ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ तो होती है, किससे? थ्रू नेचुरल रिसोर्सेज, बट वी डू नॉट हार्म द नेचुरल रिसोर्सेज, किसी का नुकसान ना हो, ह्यूमन की भी ग्रोथ हो, ठीक है, और जो वाइल्ड लाइफ है, जो हमारे फॉरेस्ट हैं, वो भी बचे रहें। दैट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बायोस्फीयर रिजर्व हो गए ऐसे एरिया जहाँ पे प्रोटेक्शन होती है कल्चर की भी, ओके, और साथ में वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट की भी। नाउ जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इसमें ना डिफरेंट जोन्स होती हैं। फर्स्ट आती है बायोस्फीयर की जोन, दैट इज नोन एज कोर जोन, ठीक है। जो बच्चों बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया है, उसको डिवाइड करते हैं तीन हिस्सों में। फर्स्ट आती है कोर जोन, उसके बाहर होती है बफर जोन, BUFFER, बफर जोन, और सबसे लास्ट वाली जो जोन है बायोस्फीयर की, मतलब उसका हिस्सा है, दैट इज नोन एज ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन जोन। और इसमें मैं आपको छोटे छोटे घर बना के दिखा रही हूँ। इसका मतलब है कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, क्योंकि हमने बात करी ना कल्चर को भी बचाना है, तो जो ह्यूमन पॉपुलेशन है या ह्यूमन के जो हाउसेज हैं, ठीक है, वो यहाँ पे होते हैं ट्रांजिशन जोन में। अब ये किसका डायग्राम है भाई? डायग्राम का नाम नहीं लिखेंगे तो डायग्राम का कोई यूज नहीं है। ये जो है वो है डिफरेंट जोन्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। जो कोर जोन है, ठीक है, दैट इज, उस जोन में नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड। उसमें जो एनिमल्स, प्लांट्स या कोई भी माइक्रोनिज्म है वो शांति से रहता है, वहां पे ह्यूमन बीइंग को कोई भी एक्टिविटी करने की परमिशन नहीं है, ठीक है। नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड इन द कोर जोन। सेकंड आती है बाहर वाली, उससे बाहर वाली है बफर जोन। उसमें क्या है? लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड अनलेस दे आर हार्मलेस टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई छोटी मोटी एक्टिविटी जैसे पशुओं का चराना हो गया, पशुओं का चारा लेना हो गया, वो अलाउड है बफर जोन में, बट उनकी कंडीशन है कि वो जो है उस नेचर को, उस वाइल्ड लाइफ को कोई नुकसान ना पहुंचाए। एंड थर्ड आउटर मोस्ट जोन है, दैट इज ट्रांजिशन जोन। उसमें जो फ्री ह्यूमन एक्टिविटीज है ना, दे कैन डू एनीथिंग, ठीक है, वो अपनी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग पशुओं को चरा सकते हैं, लकड़ी भी ले सकते हैं, वो होती है ट्रांजिशन जोन। और यहाँ पे रहती है ह्यूमन पॉपुलेशन, तो कल्चर भी सेफ है और साथ में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड है। दिस इज द बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर? सो नाउ कम टू द एग्जांपल्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। इस चैप्टर में आपके डायग्राम बहुत कम है, बट एग्जांपल आपको हर टॉपिक के साथ देने हैं, ठीक है, उससे मार्क्स भी अच्छे आते हैं और इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व का फर्स्ट एग्जांपल है जो आपकी बुक में बहुत अच्छे से मेंशन्ड है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। और ये कहाँ पे है? ये है बच्चों मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब जो सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व है, दैट इज, ये एग्जांपल्स है, ओके, यू कैन गिव एनी एग्जांपल ऑफ योर चॉइस। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, और ये सिचुएटेड है हिमालयाज में। कौन सी जगह कहाँ पे है वो जरूर से याद कर लेना, ये हिमालयाज में है, ठीक है। एक और इजी सा एग्जांपल है बायोस्फीयर रिजर्व का, सुंदरबन, ठीक है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, और ये स्थित है वेस्ट बंगाल में। क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आप बच्चों को पता होनी चाहिए कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है, दैट कैन कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज आल्सो।
अब प्रोटेक्टेड एरिया हमने 3 स्टडी करे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। तो बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया इतना बड़ा है कि उसके अंदर और प्रोटेक्टेड एरिया भी हो सकते हैं, और कौन से होंगे, नेशनल पार्क हो सकता है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकता है, यही हो सकता है ना। तो ये जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर जो है वो 2 प्रोटेक्टेड एरियाज और हैं, और उनके नाम क्या क्या हैं। फर्स्ट आता है सतपुड़ा नेशनल पार्क, ठीक है। जो एमपी के कोई स्टूडेंट्स होंगे अगर बच्चे, तो दे नो वेरी वेल सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये इसके अंदर है, इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है। ये तो हो गया नेशनल पार्क। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के दो दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस रिजर्व के अंदर है। फर्स्ट वन है बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड सेकंड वन का नाम वही है, पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग एग्जांपल है भाई, इसके बायोस्फीयर रिजर्व तो का एग्जांपल तो हमें याद हो गया, साथ में इसके अंदर हमने एक नेशनल पार्क का नाम याद कर लिया, उसका नाम है सतपुड़ा नेशनल पार्क, और 2 हो गई हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट इज बोरी एंड पचमढ़ी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है ये बायोस्फीयर रिजर्व, ओके। देन come to the next useful information that in India there are about 18 biosphere reserve। जो आज का करंट डेटा है उसमें पूरे भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ओके। और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है बच्चों, इसकी मेंटेनेंस करता है यूनेस्को, ठीक है। एक इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इनको देख रेख करती है कि ये जो जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं वर्ल्ड में वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो this is all about the biosphere reserve. Then come to the next topic, that is flora, okay, and fauna। अब याद रखना, फ्लोरा का मतलब, फ्लोरा को याद कर लेना है फ्लावर से, ठीक है। अब फ्लावर किस पे उगते हैं, प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। तो फ्लोरा का मतलब होता है द प्लांट्स इन फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर जगह पे जो प्लांट्स मिलते हैं, दैट आर नोन एज फ्लोरा। एंड इसके अपोजिट कर लो, प्लांट के अपोजिट होगा एनिमल्स, द एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया दैट आर नोन एज फाउना, ठीक है। तो अब इनके एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल कर लीजिए, फ्लोरा के एग्जाम्पल आ जाएंगे, और ये उसी बायोस्फीयर रिजर्व में पंचमढ़ी में, ठीक है, पचमढ़ी सॉरी, फ्लोरा में आ जाएगा सॉल, टीक, मैंगो, क्लियर, जामुन। ये जो पेड़ हैं ये सारे के सारे फ्लोरा हैं, प्लांट्स हैं, कौन से रिजर्व में, कौन से एरिया में, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। और अब आ जाइए एनिमल्स पे, तो फौना जो है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में, वो है आपके चीतल, ओके, लेपर्ड, wolf, you can write other examples like blue wool, barking deer, etc. Any, at least give 3 example of your choice. So this is all about today's lecture. Next वीडियो में मिलेंगे इसके रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं उनके साथ। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।